देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और अब शुरू हो जाएगा दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में सभाओं का और प्रचार का सिलसिला और मतदाताओं को रिझाने के लिए, क्योंकि जहां पर जिन पार्टी की सरकार है वो अपनी योजनाओं की और जो भी उन्होंने कार्य किए विकास कार्य उनका हवाला देकर जनता से वोट मांगेंगे, वहीं जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश करेगा कि जो भी घोषणाएं या जो भी वायदे सरकार ने अपने कार्यकाल में किए उन्हें पूरा करने में वो सफल नहीं हो पाई है। और यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पे वो जनता को इससे बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे। आयुषी बिल्कुल। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2023 आम लोकसभा चुनाव का जो है सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर मैंने जिस तरीके से बताया कि हिंदी राज्य प्रदेशों में जो है बीजेपी का प्रभाव रहता है और हिंदी राज्य प्रदेशों से बीजेपी के ज्यादातर सांसद भी जीत कर आते हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा में वो प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण राज्यों की यदि बात की जाए तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय दल जो है वो सक्रिय हैं और उनका एक अपना अलायंस होता है। तो इन राज्यों पर जो है बीजेपी का लगातार फोकस रहता है। इन्हीं के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ देश में केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। तो सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जाना स्वाभाविक बात है। पिछली बार भी यदि आप देखेंगे तो मात्र एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी लोकसभा की, बाकी तमाम सीटें जो है बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। उन्हीं में से कई सांसदों को इस बार विधानसभा के चुनाव में भी उतारा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से इस चुनाव को जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लेकर चल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के परिणाम जो है केंद्र में जो चुनाव होने वाले हैं उनको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि आज जो है घोषणा हो जाएगी। लगभग थोड़ा ही समय अब शेष रहा है, 12 बज चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय था वो 12 बजे रखा गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा आज जो है वो हो जाएगी। तो चुनावी शंखनाद का काउंटडाउन, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। भारत का निर्वाचन आयोग आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम वो राज्य है जहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी शंखनाद के साथ ही वोटिंग युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा आज होगी। तो तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जो विधानसभा है उसके भी कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि अगले साल जनवरी तक अलग अलग तारीखों पर समाप्त होने वाला है सभी विधानसभा का कार्यकाल। चलिए और सीधा रुख करेंगे चुनाव आयोग की बैठक का। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। Media, I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I'm B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji on my right side and Shri Arun Goyal ji on my left, ECI officials,
and friends from media in such a large number, very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री by that standard would be going to polls in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, Centurion voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home
if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and Centurion voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं. सो दिस इज द एफर्ट. हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल. सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 poll-going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to
the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस। ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that जो general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है, या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations, which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी. और प्रयास ये है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें. शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them, which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो ए न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े
वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहाँ पॉसिबल नहीं था वहाँ भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं। और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएँ। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी अ लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज़ फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड, एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज़ ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड। सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव ख़त्म हो, और 75 डेज़ के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as anything
any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long, no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं. अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है. ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some checkposts established which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 checkposts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स. दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और change इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो polling personnel हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote
only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense, but at the facilitation center. Next. Now, coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common, of course, for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification